क्या करते हैं, कोचिंग पे जाएंगे। अब कोचिंग के अंदर वो नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की कोचिंग। हाँ, बच्चा कॉलेज में आ गया ना, सबसे पहली बात तो जो नैतिक मूल्य है ना वो बच्चों के बिल्कुल खत्म होते हैं। बिल्कुल खत्म। इसमें तो हाँ, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, तीनों देवताओं का वास है। सब कुछ वो गिनवाते हैं। लेकिन बच्चा IIT ही करे, बच्चा नीट ही करे, बच्चा NDA ही करे, जब तक माँ बाप बच्चे की उसके अंदर की भावना नहीं जानेगा, उसकी रुचि नहीं जानेगा, बच्चा कुछ भी नहीं बन सकता, वो सुसाइड ही करेगा। और भी चीज आजकल तो भगवान को भी जोड़ दिया गया है, सुल्फा वगैरह। हाँ, भोले बाबा जो ये और कौशिक जी आजकल एक नई चीज आई है। भगवान सुल्फा पिया करते थे तो हम पीते, तो भगवान ने तो जहर भी पिया था, तो हाँ, क्या जहर पी लेंगे? वो तो मैंने कहा शुरू में पहले ना चोरी हो जाया करती थी रात में जी। आजकल चोरी नहीं होती, चोरी कम होती क्योंकि रात में कोई ना कोई जगता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, उनको पता है इस घर में युवा है, मतलब फोन चल रहा होगा, रात के 2 बज रहे होंगे तो भी वो चोरी करने नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, क्या करे? उसको पहले तो अपनी ही चीजें समझ नहीं आ रही कि ये चीजें मेरे साथ क्या हो रही है। सही बात है। और फिर उसके बाद माँ बाप कहते हैं तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने NDA क्वालिफाई करना है। अगर हम तेरी जगह हम होते तो हम पता नहीं क्या कर जाते। नहीं, हर माँ बाप की सेट लैंग्वेज है, कहते हैं। तो कुछ जो युवा साथी वो तो यहाँ रखते हुए बात करते करते सोते सुबह पैरों में ढूंढते हैं। का प्रसाद है ये, भगवान ऐतिहासिक पुराणों में तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई आज तक सामने, ना ही कोई विवरण है कि वो सुल्फा पीते थे। मतलब BEd भी आप कराते हैं, स्कूलिंग भी आप कराते हैं, और डिग्री PG कॉलेज है आपका। फिर उसके बाद 2012 में डिग्री कॉलेज आया। इसके बाद एक संस्था और भी है हमारी रेवाड़ी में, उनके अंदर जो आग पैदा होती है ना, आप सोच नहीं सकते। वो ये सोचते हैं कि मैं पता नहीं इनका अब क्या कर दूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं आज जिस कैंपस में हम बैठे हैं, ये एक शिक्षा का मंदिर है, विवेकानंद कॉलेज डहीना के अंदर, कनीना रेवाड़ी रोड के ऊपर। आप अच्छे से जानते भी होंगे। बाकी यहाँ जिस इंटरव्यू में हम उपस्थित हैं, ये हमारे युवा साथी बहुत सारे हैं, जिन साथियों को कुछ गाइडेंस पर्पज़ के लिए हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। और इसमें जो गाइडेंस पर्पज़ के लिए हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर सुषमा यादव जी, जो इस कॉलेज की निदेशक हैं और काफ़ी वर्षों से यहाँ पर पूरे कॉलेज कैंपस को संभाल रही हैं। और इनका हर रोज़ इंटरेक्शन होता है युवा साथियों से ही, जिसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, अलग अलग जो है ना स्ट्रीम के बच्चे, जो कोई BA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई MSc कर रहा है। आप इसमें एज भी अलग अलग कह लीजिए, क्योंकि कोई 17 साल है तो कोई 22 साल है, कोई 20 साल है, कोई 18 साल है, जो पीक टाइम होता है जहाँ पर डिसीजंस कैरियर के लिए जाते हैं और आगे पूरी लाइफ मतलब इसके ऊपर बेस रहती है अपने आप में। तो विवेकानंद कॉलेज कैंपस में हम बैठे हैं, हमारे साथ है डॉक्टर सुषमा यादव जी, और हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, युवा साथियों से संबंधित बातचीत करेंगे। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी अवश्य देखें, क्योंकि हम जो डिस्कशन अभी करने वाले हैं वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार कौशिक जी, आपका भी हमारे इस महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा मैम आज का हमारा एक टाइटल है अपने आप में कि हम युवा साथियों को संदेश देना चाहते हैं कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस पर्पज़ के लिए जी। कॉलेज आप चला रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ पर आप आते हैं, बिल्कुल। कुछ इश्यूज हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहते हैं जी। सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि स्कूल लेवल तक तो बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, लेकिन कॉलेज में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं या एनरोल ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये समस्या कौशिक जी देखो, पिछले 2012 से हमारा कॉलेज अस्तित्व में आया। उसके बाद से मैंने देखा कि 2012 में जब कॉलेज अस्तित्व में आया था तो हमारे पास BSc नॉन मेडिकल की 160 सीटें थी, और उन 160 सीटों के ऊपर साइंस स्ट्रीम के अंदर 171 एडमिशन हुए। 160 पे क्यों हुए? क्योंकि वो 10% इंक्रीज होके सीटें बढ़ा देती थी गवर्नमेंट। अच्छा। अब भी बढ़ाती हैं, जहाँ भाई सीटें ज़्यादा फिल हो जाती हैं और बच्चे रह जाते हैं। तो वो सिनेरियो 2012 का सिनेरियो था, जिसमें BSc नॉन मेडिकल के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे होते थे कि सीटें फुल हो जाती थी। ओके। आज सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि आज नॉन मेडिकल की तरफ तो एक तो सबसे ज़्यादा बच्चों का रुझान नहीं है। कारण क्या रहा है? ये तो चलो धीरे धीरे हम देखते हैं कि कभी इंजीनियरिंग का रुख आता है, सही बात है, और कभी साइंस का आ गया, कभी ह्यूमैनिटीज का आ गया। साइंस का जैसे आप करें, नॉन मेडिकल में अभी एडमिशन है, लेकिन स्कूल लेवल पर जाकर देखे तो नॉन मेडिकल के बच्चे, स्कूल लेवल पे नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, लेकिन देखो वहाँ जाके बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल लेवल से बच्चा डाइवर्ट होता है,
बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है नॉन मेडिकल में, बच्चा एनडीए की तरफ जा रहा है नॉन मेडिकल से, बच्चा मोस्ट ऑफ तो आज का जो सिनेरियो है उसके अंदर बच्चा कॉलेज में नहीं जा रहा है, आईआईटी की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ परसेंट बच्चे जो है आईआईटी में जा रहे हैं, सिलेक्टेड ही है, हाँ, कुछ ही कॉलेज संस्थान होता है ऐसे। और लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चा है ना वो कॉलेज ही नहीं जा रहा है। मतलब ये आप ये मान के चलिए कि 30% बच्चे तो जाएंगे अपने एनडीए आईआईटीज वगैरह की तरफ, 70% बच्चों में कुछ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ समस्या एक और है, जॉब सिक्योरिटी के लिए बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग पे जाएंगे। अब कोचिंग के अंदर वो नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की कोचिंग, हाँ उसकी कोचिंग कर रहे हैं। साथ में क्या होने लग रहा है कि वो बच्चे जब कोचिंग ले रहे हैं तो नॉन मेडिकल से दूर हट रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि हम आर्ट लेंगे, हमने ऐसा आफ्टर ग्रेजुएट टेस्ट देना है तो हम आर्ट्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे। चलो एक अच्छी बात है कि बच्चा उधर नहीं तो उधर आ रहा है, लेकिन 11वीं 12वीं की वो पढ़ाई उसकी खराब हो गई, वो चीजें वो इससे अच्छा था तो वही आर्ट्स वहाँ 11वीं 12वीं में करके आते हैं। और फिर अब देखना, एक टाइम ऐसा आया था जब इंजीनियरिंग में बच्चे थे, कंपनियों के अंदर बच्चों को खूब ज्यादा जा रहे थे, जॉब सिक्योरिटी हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे आफ्टर कोविड का असर देखते हैं तो ये लगता है जब चीजें ऐसी ही होनी है तो ऐसा है कि इस तरीके की समस्या दोबारा ना आ जाए तो पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो ना। प्राइवेट तो ऐसा है कभी भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है, सही बात है। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है या किसी और स्ट्रीम की, पॉलिटेक्निक है, आईआईटीज हैं, सॉरी आईटीआई हैं, हाँ, ये जो भी हमारी स्ट्रीम्स हैं इनके अंदर ऐसा है वो बच्चा नॉन मेडिकल वाला धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, जिस वजह से क्या है कि बीएससी की तरफ बच्चों का रुझान कम हो गया है। तो जो एकेडमिक्स जो है ये इन कोर्सेज में दाखिले कम हो पाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो मैंने ये देखा कि जैसे कोचिंग क्लासेस चलती रहती हैं, बिल्कुल कोचिंग में बच्चा है, बच्चे ने यहाँ एडमिशन करा लिया, अब वो यहाँ नहीं पाता है तो आप मजबूर हो जाते हैं नाम काटने को, बच्चा अपने आप ही ड्रॉप आउट हो गया, वो ड्रॉप आउट हो गया। एक ये प्रचलन और हो गया है, क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, कोचिंग कर रहे हैं, भाई कॉलेज में नहीं जाऊंगा। हम अब वापस उस चीज को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को जितना हो सके हम कॉलेज के अंदर लाएं। कॉलेज में बच्चा आएगा तो केवल ऐसा कॉलेज की पढ़ाई नहीं, उसके साथ कॉलेज की जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड, चाहे वो संस्कार की बात हो या उसके अनुशासन की बात हो, सब चीजें उनको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। देखिए ओवरऑल जो डेवलपमेंट तो तभी होगी जब वो लाइफ जिएगा। वो किसी भी कॉलेज में जिसने बच्चे ने एडमिशन लिया है, बच्चे को उस कॉलेज में जाना चाहिए। जाएगा तो बहुत कुछ सीखेगा, नहीं जाएगा तो देखिए कॉलेज लाइफ के बाद, कॉलेज के बाहर का जो जीवन है वो बहुत ही, आज की जो सोसाइटी है बहुत ज्यादा बदल चुकी है, जिसमें बच्चे के अंदर इतने ज्यादा बदलाव आते हैं कि बच्चा क्या करता है, जिस ट्रैक पे चल रहा है ना उस ट्रैक से बिल्कुल विपरीत हो जाता है। बिल्कुल विपरीत हो जाता है, सही बात है। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट है कि जैसे जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वो अपना इस तरह से भी नुकसान कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कोचिंग करने के लिए चले गए, कोटा में कोचिंग करने के लिए चले गए, अब उन्होंने या तो पीजी का खाना लेना शुरू कर दिया, स्वास्थ्य खराब, और मतलब उनके खर्चे हो ही गए क्योंकि जैसे वो बाहर रह रहे थे उनके खर्चे ज्यादा हो गए। एक दो बार फेलियर होने के पश्चात सुसाइड के केस आपने कोटा में बहुत सुने होंगे। तो ये कैसे हम, मतलब कि ये तो प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, समाधान क्या है? समाधान देखिए कौशिक जी, मैं एक चीज बताती हूँ, एज ए पेरेंट भी और एज ए टीचर भी, ये बदलाव कहीं ना कहीं माँ बाप का बच्चों के ऊपर चीजें थोपने की वजह से है। माँ बाप एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते हैं कि बच्चा आईआईटी ही करे, बच्चा नीट ही करे, बच्चा एनडीए ही करे। जब तक माँ बाप बच्चे की उसके अंदर की भावना नहीं जानेगा, उसकी रुचि नहीं जानेगा, बच्चा कुछ भी नहीं बन सकता, वो सुसाइड ही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर इतना भारी प्रेशर हो जाता है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चा उस लेवल का नहीं है, वो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो बच्चा करेगा क्या, डिप्रेशन में आएगा। या फिर उसके ऊपर ये आपने कहा कि भी मैडम बच्चों का पैसा, पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, उसको भी ये लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा बर्बाद हो रहा है। घर जाएगा तो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से इतना पैसा खराब कर दिया हमने। सही बात है, जो उसको लगेगा, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं जो कोटा दिल्ली में पढ़ने के लिए जाते हैं वो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो बच्चे में दिमाग तो होता ही है, हो सकता है उसका उस कंपटीशन लेवल का ना हो, क्योंकि कंपटीशन में तो एक नंबर से ही पीछे रह जाता है बच्चा। अब उसको सारी चीजें समझ में आती है, वो एक अच्छा बुद्धिजीवी भी है और
वो कहते हैं ना लापरवाह तो लोग सुसाइड भी नहीं करते, वो तो समझदार था। लापरवाह लोग ना स्ट्रॉन्ग माइंड उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो बच्चे इमोशनल होते हैं ना वो इस तरीके के स्टेप उठाते हैं। जी जी, तो ये एक बड़ी मतलब समस्या है और हम बस पेरेंट्स से जी मैं ये चाहूंगी, माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूंगी और बच्चों से भी यही कहूंगी, देखो माँ बाप तो क्या ना करे, बच्चों से वो एक्सपेक्टेशंस ना रखें जो बच्चा फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी का पता होता है। और बच्चे जो उनके दिमाग में जो दुविधाएं चल रही होती है ना, उन दुविधाओं को अपने पेरेंट्स को खुल के बताएं। अगर वो खुल के बताएगा तो हो सकता है पेरेंट्स के वो चीजें समझ में आए। और अगर नहीं बताएगा तो बच्चा क्या करेगा, अंदर अंदर घुटेगा और एक दिन वो उस स्टेप तक पहुंच जाएगा जो उसको नहीं लेना चाहिए। या तो उस एंगल से मतलब उसका वो जो है ना अंदर का बबल फटेगा, या फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना, पेरेंट्स के साथ झगड़ा करना, टीचर्स के साथ भी उलझ जाना, फिर वो सब चीजें होने लग जाएंगी। बिल्कुल, तो हम तो बस अपने जो दर्शक हैं, इनमें जो पेरेंट्स हैं, मैं मेरे एक लाइन ध्यान आ गई, मैं बोलता हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर, ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों के अंदर अपने सपने ढूंढते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया तो अब मैं अपने बच्चे को ये बना दूं, या मेरे से जो भी मेरा ख्वाब था उससे भी बड़ा कुछ बना दूं, और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा है ना प्रेशर अपने बच्चे पर क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप एक अच्छे IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, लेकिन बच्चा वो नहीं बनना चाहता, वो नहीं करना चाहता, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो मतलब आप उस लाइन में उसे जाने नहीं दे रहे। हालांकि आपकी जो गाइडेंस है वो तो प्रॉपर समय समय पर चाहिए होगी, क्योंकि बच्चे को सब कुछ तो नहीं पता होता, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ बैठे डिस्कस करें, और अगर वो कहीं गलत हैं तो उन्हें बैठकर बताएं, समझाएं कि भैया ये बात इसलिए गलत है, इसलिए ये चीज मत करो। लेकिन सीधा डिसीजन जो होता है वो कई बार बच्चे के लिए फिर वो परेशानी कर देता है। और फिर एज वाला फैक्टर भी रहता है कि हर एज, जो एज बढ़ रही है वो रैपिडली ग्रोथ हो रही है उसमें। देखिए कौशिक जी, जो बच्चा +1, 2 और कॉलेज लाइफ, ये एडोलसेंस पीरियड होती है, किशोरावस्था होती है, टीनेजर्स जो होते हैं सारे, युवावस्था कह लो, युवावस्था और किशोरावस्था कह लीजिए आप। इस अवस्था के अंदर जब बच्चा आता है ना, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत सारे बदलाव होते हैं। जब पहले एक तो बच्चा उन बदलावों से जूझ रहा होता है, दूसरा माँ बाप के प्रेशर के ऊपर आ जाता है वो तो वो बच्चा क्या करे, उसको पहले तो अपनी ही चीजें समझ नहीं आ रही कि ये चीजें मेरे साथ क्या हो रही है। सही बात है। और फिर उसके बाद माँ बाप कहते हैं तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने NDA क्वालिफाई करना है। अगर हम तेरी जगह हम होते तो हम पता नहीं क्या कर जाते। नहीं, हर माँ बाप की सेट लैंग्वेज है, कहते हैं, लेकिन वो बच्चा तो वो चीजें नहीं कर पा रहा ना। उस बच्चे को करने के लिए, समझने के लिए, पहले तो उन चीजों को समझ रहा है कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। अब माँ बाप प्रेशर डालेगा तो बच्चा स्टेप तो गलत उठाएगा ही उठाएगा। और देखिए मेरा मानना ये है कौशिक जी, जब बच्चा +2 के बाद कॉलेज जाता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, वो एकदम स्वतंत्र हो जाता है। स्कूल लाइफ तक तो हम बच्चे को डिसिप्लिन में रखते हैं, मार के, पीट के, किसी भी तरीके से। लेकिन आफ्टर स्कूल तो बच्चा कॉलेज में जा रहा है तो कुछ तो स्वतंत्रता उसको वैसे मिल जाती। सही बात है। और कुछ क्या होता है कि भाई कॉलेज के अंदर बच्चा अपने आप से, अपने मन से सोचता है अब तू कॉलेज में आ गया, अब तू आजाद है, बिल्कुल ही आजाद है, तो वो गलत चीजों में भी जा सकता है। गलत चीजों में तो अभी तक की जो बातें थी वो बच्चे के फेवर की थी, लेकिन अब हम अगेंस्ट ही करते हैं कि बच्चे भी तो गलतियां करते हैं, तो वो कैसे, मतलब वो क्या करें क्या ना करें, और कैसे फिर पेरेंट्स उसको मैं बताती हूँ कौशिक जी। जैसा कि मैंने बताया, हमारा कॉलेज 2012 से चल रहा है। 2012 के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था ना, वो 1 पोर्शन तो हमारा गर्ल्स का था, 2 पोर्शन बॉयज का था। उस समय की बातें अगर मैं बताऊं और आज की उस चीज से सिनेरियोस हम कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा बदलाव है। वो बच्चे जो थे वो ऐसे बच्चे थे जो पढ़ते भी थे, कहना भी मानते थे, उनको अगर डांट दिया जाता था तो वो शांति से बैठ भी जाते थे। सिंसियर कह सकते हैं, सिंसियरिटी थी। अब क्या हो गया, जो ही बच्चा कॉलेज में आ गया ना, सबसे पहली बात तो जो नैतिक मूल्य है ना वो बच्चों के बिल्कुल खत्म हो गए। बच्चा कॉलेज में आ गया है, टीचर को उसने जिस हिसाब से अध्यापक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट आजकल बच्चे नहीं कर पाते। उसके अंदर क्या चीज होती है बच्चे में आजकल कि नहीं,
मैं ऐसा है कि मैं अब कॉलेज में आ गया हूँ, मेरे को कोई कुछ कह रहा है तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। ये नहीं कि भी वो आपका टीचर है, आपका गुरु है, तो आप गुरु की तो कम से कम रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर कोई कठोर निर्णय आ रहा है तो वो आपकी भलाई के लिए आ रहा है, भलाई के लिए आ रहा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई का मामला हो, डिसिप्लिन का मामला हो, या किसी भी तरीके की कोई बात हो, उसमें अगर आज के दिन बच्चे टीचर सख्ताई कर देता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा उसको नेगेटिव लेता है, और वहाँ उसके नैतिक मूल्य खत्म इसलिए हो रहे हैं। वो बच्चा टीचर के सामने इतना अकड़ जाता है कि वो भूल जाता है कि तुम्हारे गुरु हैं क्या है और मैं क्या हूँ। दूसरी बात ये है कि उस टाइम के जब बच्चे होते थे तो इतना ज्यादा ये मोबाइल का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था। सही बात है, सोशल मीडिया आज बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे क्लास के अंदर बैठ के पढ़ लेते थे। हाँ, अब मोबाइल चलाते। अब क्लास में अगर बच्चा बैठा है तो उसके पास मोबाइल है। और ये देखिए समस्या मैं डे टू डे की बताती हूँ आपको। रोजाना हम क्लासेस वगैरह में जब जाते हैं बच्चों के पास, कोई ना कोई बच्चा ऐसा मिल जाएगा जिसके पास फोन मिलेगा। हालांकि देखिए प्राइवेट हमारी संस्था है, इसके अंदर डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो हरकतें कर सकते हैं। अब वो फोन मैं उनसे छीन के लाती हूँ, अगर मैंने उस फोन को रख लिया अपने पास कि मैं नहीं दूंगी, तो उन बच्चों के भाव आप देखना, मतलब उनके अंदर जो आग पैदा होती है ना, आप सोच नहीं सकते। वो ये सोचते हैं कि मैं पता नहीं इनका अब क्या कर दूं। और ये केवल वो किसी एक बच्चे की नहीं है, ये एडोलसेंस पीरियड के अंदर, इस टीन एज के अंदर हर बच्चे के साथ समस्या है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे आज स्टूडेंट जो है अपने आप को स्टूडेंट ना मानकर और टीचर को टीचर ना मानकर अपने आप को कस्टमर और सामने वाले को सर्विस प्रोवाइडर मान लेते हैं। ये मानने लग गए। इसी वजह से नैतिक मूल्य है नहीं। ये नैतिक मूल्य इसलिए नहीं है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जब माँ बाप जो है ना, माँ बाप का सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को पालने के। बिल्कुल। सबसे पहला गुरु तो माँ को ही मानना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है, अब माँ संस्कार कैसे दे रही है बच्चों को? चलो माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दे दिए, लेकिन बाहर बच्चा सोसाइटी में कैसे में जा रहा है, वो संस्कार कितना अडॉप्ट कर पा रहा है? आफ्टर दैट वो इंस्टीट्यूट में कौन से में जा रहा है, कहाँ किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है जहाँ बच्चों के मोरल वैल्यूज की भाई एजुकेशन दी जाती है, नहीं दी जाती है, जहाँ उनका ध्यान रखा जाता है, नहीं जाता, गलतियां करते हैं तो उनको रोका टोका जाता है। हालांकि सभी संस्थाएं जो होती हैं, शिक्षण संस्थान जो भी होते हैं, सब नैतिक मूल्यों के ऊपर पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज के दिन हमें इस बदलते हुए सिनेरियो के अंदर एजुकेशन सोसाइटी को या एजुकेशन सिस्टम को ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नैतिक मूल्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, अच्छा, इसमें अभी आपने बात करी कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है बाहर सोसाइटी में, तो बाहर जब जाता है तो एक नशा जो है ना, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा बच्चे चुपके से, चोरी चुपके से और कम उम्र में नशा सीख रहे हैं आजकल। क्या कहेंगे नशे के बारे में? नशे के बारे में तो कौशिक जी क्या बताया जाए आपको, युवा पीढ़ी जो है ना नशे से खत्म हो चुकी है हमारी। और कहा जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा युवा हैं। हाँ, युवाओं का आज जो हमारी एज है, मतलब युवा एज मतलब जो काउंट होती है नेशनल लेवल पर, वो 25, 26, 27 इसी के अप्रोक्स है। बाकी देशों में तो बुढ़े बहुत ज्यादा हैं, बुजुर्ग बहुत ज्यादा हैं। तो एक तो हमारे इंडिया में बुढ़े नहीं, बुजुर्ग युवाओं की जो स्ट्रेंथ को देखते हैं और हमारी पुरानी पीढ़ियों को हम देखते हैं, हमारे जो आज़ादी के अंदर हमारे शहीदों ने जो योगदान दिया है, जो युवा शहीद भगत सिंह वगैरह जो हुए, ये सब जो हुए हैं, इनको अगर हम देखते हैं, उसके बाद अपने इस युवा को, आज के युवा को जब देखते हैं तो यूँ सोचते हैं ये युवा तो हमारा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और इस युवा के लिए ये नशा जो है ना, इसको बिल्कुल ही ये समझ लो हमारी भारत के लिए तो विशेष तौर से ध्यान देने की बात है कि अगर हमने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया इस नशे को छुड़वाने के अंदर, हमारे बच्चे ऐसा है कि इनका भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। सही बात है। मेरे पास एक बार एक नेहरू युवा केंद्र की तरफ से कोई प्रोग्राम था, मेरे को बुलाया गया नशा मुक्ति केंद्र, नशा के ऊपर स्पीच देने के लिए, सॉरी। तो मैंने स्पीच दिया तो मैंने एक जिक्र कर दिया, देखिए मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ, मैंने जिक्र कर दिया कि भाई देखिए लड़कियां बाहर जाती हैं, हम पीछे पीछे, बेटा कहाँ पहुंच गई, फोन करेंगे, कितनी देर में आ रही है, 10 मिनट लेट हो गई, बेटा 10 मिनट लेट क्यों हो गई तू? लड़का जा रहा है, पापा आज मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे को इतने पैसे दो, पेरेंट्स दे भी देते हैं। देखो सभी नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को एक्स्ट्रा ही वो दे देते हैं। जा रहा है, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कोई लेना देना नहीं, और लेट हो जाए। अब मैंने उस टाइम पर, जब मैं बता रही हूँ 3-4 साल पहले की बात है, उस दौरान क्या था कि हमारे यहाँ
गांव के अंदर शमशान घाट जो होते हैं ना, ये होते तो भाई दिवंगत आत्माओं की मुक्ति का केंद्र होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम वहां पर नशे की जो सिरिंज वगैरह, नशे की पुड़िया वगैरह, ये सब चीजें, मतलब उस दौरान की बात है। उस दौरान अखबार वगैरह के अंदर आपके पत्रकारिता का भी बड़ा योगदान रहा था। उस दौरान बड़े काफी कवरेज की गई थी कि भाई देखिए ये क्षेत्र जो हैं इनके अंदर इस तरीके से नशा बच्चे आजकल दिन में नहीं तो रात में कर रहे हैं। घर से बच्चा 12 बजे गायब है, तो माँ बाप का ध्यान नहीं है, तो मैं समझती हूँ वो युवा तो भटकेगा। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, युवा को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सही संगत में जाए, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने उस टाइम एक ही बात कही थी पूरी भीड़ के अंदर, मैंने ये कहा, मैंने माताओं से रिक्वेस्ट की थी, भाई पिता हैं, बाहर रहते हैं, फौजी परिवार है, फौज में सर्विस वाले हैं, दूसरी नौकरियां करते हैं, बहुत सारी मतलब नौकरियां हैं जिनके लिए बाप मोस्ट ऑफ बाहर रहता है। माँ शिक्षा का मैं बताया आपको बहुत अच्छा साधन है, माँ से बढ़कर कोई अच्छी प्रथम गुरु वही है, देखो हाँ शिक्षा नहीं दे सकता। मैंने उन माओं से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटियां जब जाती हैं तो कोई बात नहीं, हम लगाते हैं बंधन, लेकिन जब बेटों के ऊपर आप बंधन लगाओगी ना तो आपका जो बुढ़ापा है ना, हम कहते हैं हमारा उनका बुढ़ापा खराब हो गया, वो बुढ़ापा आपका सुधर जाएगा अगर आप अपने इन लड़कों के ऊपर ध्यान दोगे तो। और वो लड़के क्या कर रहे हैं, एक ये तो था नशा, नशे की भी आजकल बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं, लेकिन एक और सिस्टम चल गया है कि हुक्का सिस्टम। आज चौपालों के ऊपर कहीं वहां पे एक ग्रुप बैठा है, एक ग्रुप वहां बैठा है, और देखना पहले तो चौपाल पे बैठते थे बड़े बुजुर्ग बैठते थे, वो हुक्का लेके बैठते थे, गांव की जो विकास की बातें हैं, गांव की जो अन्य बातें हैं, वो डिस्कशन होती थी वहां पे चौपाल के ऊपर, तो वो हुक्का एक हमारी प्रथा थी। लेकिन आज का युवा आपको उस चौपाल पे मिलेगा हुक्का पीते हुए, तो वो हुक्का पीने लग रहा है तो वहाँ उसके चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी सब होते हैं, समझना भी चाहिए उनको। तो देखो रोक टोक तो अपने आप से हम शुरू करेंगे तो ही होगी, अदरवाइज तो ऐसा है कि ये जो नशे को बढ़ावा ही मिलेगा, और ये जो हुक्का प्रथा है ना इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हुक्का में तो थोड़ा प्रूफ भी दे देते हो, कहते जी इसमें तो जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, तीनों देवताओं का वास है, सब कुछ वो गिनवाते हैं, लेकिन तंबाकू तो तंबाकू ही होती है। तंबाकू तो शरीर का नुकसान तो करती है वो आप ऐसा है उसके अंदर वायु देवता मिला लो, चाहे अग्नि देवता मिला लो, चाहे जल देवता मिला लो। वो जो विजुअल्स नहीं आते जब सिनेमा में कोई मूवी आती है तो कितने हार्ड विजुअल्स होते हैं, वो देखे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसी हालत हो सकती है, आप भाई इस तरह की चीजें ना करें, सभी युवा साथियों से अनुरोध है। एक और भी चीज आजकल तो भगवान को भी जोड़ दिया गया है, सुल्फा वगैरह भोले बाबा जो ये और कौशिक जी आजकल एक नई चीज आई है, क्या है कि शिव जी भगवान ने जब वो हमारी समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने रसपान किया, ठीक है, वो जहर को एक तरीके से भाई उन्होंने पी लिया। अब वो तो एक ऐसी चीज थी, वो प्रथा थी कि कहीं ना कहीं देवताओं के लिए वो लिया हुआ स्टेप था, वो स्टेप अलग था। हाँ, लेकिन जब आज हमारा युवा डाक कावड़ लाने जा रहा है, सिंपल कावड़ लाने जा रहा है, और कहता क्या है भाई, हम ये कहते हैं कि भाई भगवान का प्रसाद है ये जो भी आप नशा जो है सुल्फा जो है भगवान का प्रसाद है, ये भगवान ऐतिहासिक पुराणों में तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई आज तक सामने, ना ही कोई विवरण है कि वो सुल्फा पीते थे, ऐसा कुछ नहीं था। केवल ये चीजें इन्होंने जोड़ लिया और वो इतना ज्यादा जोड़ लिया कि सबसे ज्यादा युवा ही इसके साथ जुड़ गए हैं। देखिए पहले कावड़ लाते थे, पैदल जाते थे, महिलाएं भी जाती थी, एज कौन सी जाती थी, युवा बहुत कम जाते थे, सीनियर मोस्ट लोग जाते थे, कोई किसी प्रकार का सुल्फा नहीं, कुछ और नहीं। भगवान का प्रसाद तो उस टाइम भी था, भगवान का प्रसाद आज भी है, लेकिन आज बच्चा क्या है कि उस सुल्फा को ये कहता है कि ये भगवान का प्रसाद है, तो भगवान ने जब किया तो हम भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उस चीज। जबकि ऐसा ही अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आप इस गलत चीज को आप सही करके कैसे ले सकते हो। अच्छा, वैसे सुल्फा किरण की बात हो रही है सर, जैसे कहते हैं ना कि भगवान सुल्फा पिया करते थे तो हम पीते, तो भगवान ने तो जहर भी पिया था, तो क्या जहर पी लेंगे? वो तो मैंने कहा शुरू में कि सांप भी गले में डाल के घूमते हो तो तुम सांप भी गले में डाल के घूमोगे क्या? वो चीजें नहीं है, वो मतलब वो प्रतीक है अलग अलग चीजों का, उनका शास्त्रों में अलग प्रकार से विवरण है उसके बारे में, और उसके अकॉर्डिंग हमें जाना चाहिए। कावड़ लाना एक अच्छी बात है और भक्ति करना एक अच्छी बात है, लेकिन उस भक्ति को आप मतलब नशे से जोड़ दें और फिर उसको प्रमाणित करें कि मतलब इस तरीके का ये प्रमाण है, इस वजह से हम कर रहे हैं, तो वो तो सरासर गलत है।
अपने आप में। बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान रखें खास तौर पर, क्योंकि अभी जैसे हमने शिक्षा की बात करी, संस्कार की बात करी, लेकिन और नशे की बात करी, ये नशा जाता फिर कहाँ पर है, आपके शरीर के अंदर स्वास्थ्य भी खराब होता है। स्वास्थ्य अब खराब। स्वास्थ्य की बात आ गई है, देखिए स्वास्थ्य में कौशिक जी मेरा मानना ये बच्चे, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल बच्चे सुबह जल्दी उठते नहीं है। युवा साथी जो है, खासतौर बच्चे का मतलब आप समझें कि जो टीनेजर्स हैं, देखो, सुबह जल्दी उठते नहीं कौशिक है, जी, रात तक मोबाइल चलाएंगे, सुबह उठेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कौशिक जी, हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना बताया गया है। रात को 9 बजे हमें अपना बिस्तर ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन आज का तो सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि सोते हैं 11 से 12 बजे। कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए हैं 2 बजे सो रहा है, 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त, जब उठने का टाइम है, जब बच्चा सो रहा है, और फिर दिन के 2 बजे, दिन के रोज, हाँ, कोई 10 बजे, 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे ये उठ रहे हैं, तो ये बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब हो गई। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा इसमें, मुझे एक चीज ध्यान आ गई। पहले ना चोरी हो जाया करती थी रात में जी। आजकल चोरी नहीं होती, चोरी कम होती, क्योंकि रात में कोई ना कोई जगता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, उनको पता है इस घर में युवा है, मतलब फोन चल रहा होगा, रात के 2 बज रहे होंगे तो भी वो चोरी करने नहीं आ सकता। कुछ ना कुछ तो उसको ऐसा, वो फोन की लाइट तो दिखाई देगी वो ये सोचा भाई यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, कोई जग रहा है, चोरियां बंद हो गई हैं अपने आप। लेकिन एक चीज और भी है कौशिक जी इसके अंदर, कि चोरी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा है उस टाइम चोरी हो सकता है ना हो, पर कुछ ऐसे हमारे मोबाइल फोन के शौकीन बंदे हैं, इतने ज्यादा इसके आदी हो गए हैं कि फोन चलाते रहेंगे और उनके पीछे कुछ भी होता रहो। हाँ, अगर वो चोर आ भी जाए और चोरी कर ले जाए तो उसे पता भी नहीं है। घर वाले पूछेंगे भाई तू कहाँ था, क्या कर रहा था? मैं तो कान में लीड लगा के मोबाइल देख रहा था। तब पेरेंट्स को भी तभी समझ में आता है कि भाई नहीं, यहाँ देखो मैंने बताया कि जब तक युवा के ऊपर पेरेंट्स, देखिए माँ बाप का बहुत बड़ा त्याग होता है बच्चे की परवरिश के अंदर, हर माँ बाप करते हैं देखो, लेकिन आज के दिन माँ बाप भी तो फोन में बिजी हो गए हैं। अब माँ बाप फोन में लग रहा है तो बच्चे पे ध्यान कैसे दिया जाएगा? तो मेरा तो देखो क्या है, मोबाइल हमारा बहुत आवश्यक चीज हो गई है आज के दिन, लेकिन इस आवश्यकता को अपने ऊपर ऐसा आदत मत बनाओ, आदत मत बनाओ, आदत बन गई तो ऐसा है बच्चा बुरी आदत बन जाएगी फिर। ये इतनी बुरी आदत, नशे वाली आदत है ना, ये मोबाइल फोन एक नशा ही तो है, ये आदत बन गई है अब ये, बिल्कुल, और इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक साइंटिफिक रीजन भी हम आपको बताते हैं, मेरी एक वीडियो पहले भी हमने इससे संबंधित डाली है। इसमें एक ब्लू लाइट होती है, जो लाइट जैसे मतलब इस तरीके से एक्टिव करती है अपने लेंसेज को कि दिन निकला हुआ है, तो हमारी बॉडी को एक मतलब नेचुरल हैबिट होती है कि अब रात होगी तब सोना है, लेकिन इसकी फ्लैश लाइट की वजह से हमें ये महसूस होता है हमारी आंखों को कि अभी तो दिन ही है, और इस वजह से वो जो ब्लू लाइट है वो महसूस नहीं होने देती, फिर रात तक देर तक नींद नहीं आती। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नींद नहीं आती, इसलिए थोड़ी देर देख के सो जाऊँ, लेकिन सच्चाई है कि जब तक वो चलता रहेगा आप सो भी नहीं सकते। तो इसे बंद करके रखें। एक नियम होता है इसका कि मोबाइल रात के समय कहाँ रख कर सोएं, तो कुछ जो युवा साथी है वो तो यहाँ रखते हुए बात करते करते सोते हैं, सुबह पैरों में ढूंढते हैं। बाकी सच्चाई ये है कि आपको रखना कहाँ चाहिए, आप इतनी दूर रखें अपने ही रूम में कि जब फोन बजे, घंटी बजे तो उस समय आपको उठ कर लेना पड़े, इतना दूर आपका फोन होना चाहिए। और जो बेड टाइम होता है, बेड टाइम यानी जैसे सोने का जो टाइम हो गया, उसके बाद कभी भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी फ़ोन का आप अच्छे से समझते, सारा दिन तो आप इस्तेमाल करते हो, तो बेड टाइम में क्यों करते हो? आप अपना उस समय जो प्रॉपर रेस्ट का टाइम है, जो ब्रह्म मुहूर्त वाली जो बात है, जो नींद का जो कहते हैं ना 10 से 4 का एक परफेक्ट टाइम है जो सोना चाहिए, तो उस समय सोना चाहिए, तो उस समय सोएं। बाकी शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य सभी की बातचीत हुई, अभी आपकी बातचीत करते हैं खासतौर पर। आपने भी काफ़ी समय से जैसे ये सारा सिस्टम संभाल रखा है, काफ़ी एजुकेशन भी मैंने सुना, डॉक्टर भी है आप जैसे अभी मैंने बताया अभी, तो ये सब आपके अंदर है यहाँ पर सारा? देखिए कौशिक जी, हमारा विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले हमारा जो स्कूल है उसकी स्थापना हुई 1996 के अंदर, और 96 में एक छोटी सी टीन शेड से ये स्कूल की शुरुआत हुई। जैसा कि मेरे जो पूर्वज हैं, ये मेरे जो फादर इन लॉ है, चेयरमैन है संस्था के, वो बताते हैं, अन्य जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि भाई इस तरीके से हमने शुरुआत की यहाँ पे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग बढ़े हैं। CBSE का स्कूल है ये हमारा। उसके बाद हमारे पास कॉलेज ऑफ एजुकेशन है,
मतलब बीएड भी आप कराते हैं, स्कूलिंग भी आप कराते हैं और डिग्री पीजी कॉलेज है ये बिल्कुल। आपका? फिर उसके बाद 2012 में डिग्री कॉलेज आया। इसके बाद एक संस्था और भी है हमारी रेवाड़ी में, अच्छा। एक स्कूल और भी है, विवेकानंद स्कूल के नाम से ही है, लाखनौर गांव जो है रेवाड़ी के एकदम नज़दीक जो है वहाँ पे है। तो ये संस्थाएं 96 से, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसकी नींव रखी गई 96 के अंदर, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आज हम मतलब ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर बहुत रहे अच्छी हैं। बात है। हाँ, और ये हमारे जो फादर इन लॉ हैं रामानंद सर जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो फाउंडर थे इस संस्था के? फाउंडर हैं, अभी जीवित अच्छा, हैं वो। अच्छा। अभी जीवित हैं, 87 इयर्स के वो हो गए हैं। अच्छा, 87 इयर्स पर है, जी। अभी भी ऑफिस और वगैरह देखते हैं? ऑफिस में हमारे जो काम होते हैं, हम उनसे सलाह भी लेते हैं, हमें सलाह देते हैं। जो भी साइनिंग अथॉरिटी है वही है, अभी अच्छा। साइन वगैरह वही करते हैं। लेकिन जो संभालते हैं आप यहाँ पर कॉलेज में, हमें आप बैठते हैं? जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं, समाज को शिक्षा आप किस हिसाब से दे सकते हैं। वो खुद इतने आइडियल पर्सन है, 87 इयर्स के अंदर वो इतने साधारण से इंसान हैं, आप जब देखेंगे तो कह नहीं सकते उनको। अपने साधारण वेशभूषा में रहना, ये नहीं कि कोई पंप एंड शो करना कि आज ये पहनना है या मुझे ये खाना है, मुझे गाड़ियां चाहिए, वो मतलब चाहिए। जमीन से जुड़े इंसान, इतने वो जमीन से जुड़े ऑब्वियसली हैं, देखो। और आज के दिन भी कौशिक जी, उनकी क्वालिटी और बताती हूँ मैं आपको। जो हमारे सामने आप देखना खेत है ये, इन खेतों के अंदर कुछ पार्ट वो अपनी खेती का खुद करते हैं। अच्छा, he himself is doing that one thing। और अभी भी उन्होंने मक्का उगाई हुई है। क्या बात है। और उस मक्का के अंदर वो अपना सारा टोटली उसकी खुदाई नड़ाई सारा काम, मॉर्निंग के अंदर हम जब उठते हैं उस टाइम अपने खेत के अंदर आके काम करने लग जाते हैं। इवनिंग में भी जब भी मौसम ठंडा होता है उसके अकॉर्डिंग जितना उनकी बॉडी काम करती है वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब सर का काफी अच्छा मतलब उनका है। ये है कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे चेयरमैन सर का बहुत बड़ा योगदान है। और जो मैं आज आपके समक्ष एज ए डायरेक्टर विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बैठी हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका आशीर्वाद है, मतलब उनका आशीर्वाद इतना ज़्यादा है कि मुझे वो कहते भी थे कि मैं जैसे कि ना साधारण ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई। यहाँ पे मैं आई तब, तो आगे की पढ़ाई आपने यहाँ आके पीएचडी तक यहाँ की मैंने। ठीक। और उनका चेयरमैन सर का और मेरे हस्बैंड जो हैं सोसाइटी के मेंबर हैं पवन जी का बड़ा योगदान है इसके अंदर। दोनों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और चेयरमैन सर पवन जी भी संभालते हैं यहाँ पर? नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। वो यहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ वो उनकी गाइडेंस जरूर रहती है। वो सोसाइटी के वेल विशर के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ भी अच्छी अच्छी चीजें करनी होती है हमें गाइड करते हैं। जब एक शिक्षण संस्थान की बात आती है मैम, तो इट्स ओके कि मैनेजमेंट बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टाफ जो है ना, शिक्षाविद जो है यहाँ पर और भी शिक्षक हैं, बिल्कुल कैसी टीम है? टीम ऐसी है हमारी। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया, अभी अपन ने नशे के बारे में बात कर रहे थे, जब लड़कियों के बारे में एक बात बताई कि लड़कियों के बारे में रोका जाता है, टोका जाता है। जबकि एक सच्चाई ये भी है कि सबसे ज्यादा शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापिकाएं सबसे ज्यादा आपको मिलेगी किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर। बिल्कुल। और ये इसी वजह से है। और कि भाई ये बच्चा, लड़के जो हैं पढ़ नहीं रहे, वो डाइवर्ट हो रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, वो स्कोर कर रही हैं, वो टॉप आ रही हैं, और वही फिर करके ही संस्थाओं के अंदर मैं हूँ। भाई एक महिला हूँ, मेरी टीम जो है ना, मेरी टीम के अंदर आप देखना नेट क्वालिफाई, पीएचडी, सभी फैकल्टी एक से बढ़ के एक है, लेकिन मेल फैकल्टी बहुत कम है। बहुत कम, मतलब रेशियो वहाँ ये समझ लो आप मेरे 80-20। हाँ 80-20 ऐसा ही रेशियो शायद स्टूडेंट्स में हो। ऐसा ही है स्टूडेंट्स में। टॉप आने की उसमें तो बहुत ही ज्यादा होगा ये रेशियो, ये शायद 100% गर्ल्स हो। 100% देखना आप, ये हमारे जो फ्लेक्स वगैरह लगे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, आपने देखा होगा इन सभी में गर्ल्स के चेहरे ज्यादा है। कोई एक मुश्किल से ढूंढोगे तो कोई एक लड़का मिलेगा आपको, एक लड़का दिख रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि लड़के जो हैं बहुत कम है। और जो मेरी टीम है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो फीमेल फैकल्टी है वो सबसे ज्यादा है। जी, काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है। बाकी डॉक्टर सुषमा यादव जी के साथ हम बैठे थे और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे युवा साथी जो हमें देख रहे हैं उनको इस समझ में भी आई होंगी और वो अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए इन सभी बातों का जो है ना इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। बाकी अंतिम सवाल ये है कि कम शब्दों में पेरेंट्स क्या करें और युवा साथी क्या करें? कम शब्दों में। कम शब्दों में मैं पेरेंट्स से मैं ये अपील करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, उनमें बच्चों के आप सहायक बने, ना कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी जो इच्छाएं हैं वो थोपें आप। क्योंकि बच्चे को अगर आप अपनी इच्छाएं थोपने लग गए तो आपका बच्चा आपका नहीं रहेगा। और जो ये
सोसाइटी में जो गलत स्टेप उठाए जा रहे हैं, चाहे वो नशे का हो, चाहे सुसाइड का हो, चाहे भागने का हो, किसी भी तरीके का हो, वो सब इसी वजह से उठाए जाते हैं। तो हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के इच्छाओं के मत थोपिए, अपनी इच्छाएं मत थोपिए, उनकी इच्छाएं जानिए, उनकी रुचि को जानिए, उसी अकॉर्डिंग उनको वातावरण दीजिए, ताकि बच्चे उस वातावरण के अंदर अपने आप को निखार के और अपने आप को प्रूव कर सके, साबित कर सके वो बच्चे। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो उस लाइन में बच्चा अच्छा ना कर पाए, लेकिन किसी और लाइन में हो सकता है जो बच्चा सोच रहा है उस लाइन में वो अच्छा ना कर पाए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उसको सही बात। बच्चा जो बनना चाहता है ना, बच्चे को वो बनेंगे आप, और वो बच्चा अपना 100%। लेकिन ये भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चों को भी मिसकंसेप्शन रहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ और इसमें ये हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो जो सोच रहा है वो भी सही है। देखिए इसमें भी कौशिक जी एक बात है कि हर माँ बाप तो पढ़ा लिखा नहीं है, और जो पढ़े लिखे माँ बाप ऐसे हैं कि बहुत सारे वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के मैंने कहा ना, आप सहायक बनेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाता है। चाहे आप किसान है ना, किसान को भी बच्चे को ऐसा है कि देखना पड़ेगा, और एक बार बच्चे को देख लिया और उसको सही गाइड कर दिया ना, वो बच्चा सही लाइन पे जाएगा। अभी आपने कहा पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो जिनके पास टाइम नहीं है उनके बच्चे खास तौर पर, और जो बच्चे थोड़ा वैसे में भ्रमित हों, वो डॉक्टर सुषमा यादव जी से यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोई चार्ज ना करें, कोई भी गाइडेंस लेने के लिए यहाँ पर आए, निःशुल्क पढ़े, इनसे मतलब जो गाइडेंस पर्पज का जो है आपके कैरियर गाइडेंस पर्पज जो भी सॉल्व हो पाए, जो भी समस्या है समाधान ढूंढना है, वो यहाँ पर गाइड करने के लिए डॉक्टर सुषमा यादव जी हैं। और अच्छा कॉलेज चलाती है, हर रोज आप जैसे हजारों बच्चों से मिलती हैं, तो आपका भी जो भी मतलब बैकग्राउंड रहेगा उस हिसाब से आपको कैरियर सजेस्ट कर सकती हैं। आप इनसे मिले, और बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सकारात्मक खबरों के लिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर बने रहें। इस तरह के और भी सकारात्मक पॉजिटिव जो इंटरव्यूज हैं और जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये वीडियो हो सकता है आपको शूट ना कर रहा हो, आपके एक पर्टिकुलर एज और आपका एक पर्टिकुलर एम आपने को अचीव कर लिया हो, तो हो सकता है कि ये आपके लिए ना हो, तो इसको आप दूसरे जिसकी ज़रूरत है उसके पास भेजें, पेरेंट्स के पास शेयर करें और युवा साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो इन चीज़ों को पॉजिटिवली कंसिडर करके और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने जो भी उनका फाइनल गोल है उसको अचीव करने में हेल्प ले पाएँ। और बस ऐसे ही और शख्सियत से मिलाते रहेंगे, जिस प्रकार से आज डॉक्टर सुषमा यादव जी से मिले। आगे ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे आपको, बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।